नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम दोस्तों मॉडल पेपर कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए। परीक्षा नज़दीक ही है, इसलिए हम आपके सामने मॉडल पेपर लेकर आए हैं और एक मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुकी हूं। आज हमारा दूसरे नंबर का मॉडल पेपर रहेगा। इस मॉडल पेपर में आपके टॉपिक वाइज जितने भी सवाल हर टॉपिक से बनते हैं उसी तरह से पेपर बनाया गया है दोस्तों, और ये पेपर आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। आप निशान लगाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं दोस्तों। ये हमारी कोशिश जो है आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाए, ये पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो देखिए, बिना समय गवाए हम हमारा मॉडल पेपर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए, निम्न में से किन शब्दों में व्यंजन संधि है? निम्न में से किन शब्दों में व्यंजन संधि है? देवालय, पवन, स्वागत और उच्छ्वास। तो देखिए, देव प्लस आलय, पो प्लस अन, सु प्लस आगत और उत प्लस श्वास। तो देखिए, उत में तय आ रहा है लास्ट में, इस वजह से व्यंजन संधि है। बाकी तीनों में क्या है दोस्तों? स्वर संधि है। ठीक है, देव प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि है, पो प्लस अन अयादि संधि है, सु प्लस आगत यण संधि है दोस्तों, और उत प्लस श्वास में क्या है? उच्छ्वास, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन पर। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो पहले जुड़ता है, अब तो हम देख लेते हैं इसके अंदर, उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर और अनार। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, उत प्लस नत, तत् प्लस मय, प्रति प्लस उत्तर। तो इन तीनों में तो क्या है दोस्तों? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत है, इसमें तत् है, इसके अंदर प्रति है। लेकिन अनार शब्द में क्या है दोस्तों? किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो देखिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनार में। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय का शब्द कौन सा है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? बुराई, लड़ाई, सिलाई या फिर कटाई। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा शब्द दोस्तों तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया से बनते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, बुरा प्लस आई, सिलना प्लस आई, लड़ना प्लस आई और काटना प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो शब्द हैं वो इससे क्रिया से बने हैं, और बुरा जो है ये विशेषण से बना है। बुरा विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ के बुराई शब्द बनाया गया है। तो ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। अब देखते हैं, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बतानी है हमें इसमें। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और भलाई। तो देखिए, कमाना प्लस आई, लड़ना प्लस आई, पढ़ना प्लस आई, और यहाँ पर देखिए भला देखिए क्रिया, भला क्या है? विशेषण से बन रहा है। तो भला प्लस आई, जैसे बुरा प्लस आई था वैसे भला प्लस आई। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। भलाई में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, वह स्वतः समझ गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक है, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है ये प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो संबंध बताना है। तो दोस्तों, जो, सो, जिसे, उसे, जैसा, वैसा, ये वाला कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह का हम देख लेते हैं कि इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन कौन से वाले में बन रहा है। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पर तो कौन सा है दोस्तों? निजवाचक हो गया। कौन सा है? निजवाचक। हमें कोई कुछ भी कहे हमें क्या,
तो इसमें देखिए दोस्तों, पुरुषवाचक भी है, प्रश्नवाचक भी है, ठीक है, अनिश्चयवाचक भी है, कुछ भी कहे। और देखते हैं हम इसे, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है, तो जिसे वह, ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे भी देखता हूँ वह व्यस्त है। और वह स्वतः समझ गया, तो इसमें तो अन्य पुरुषवाचक हो ही गया है, ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न, निम्न में से गलत विकल्प है। वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें छांटना है कौन सा गलत है। तो सकर्मक क्रिया में हम देखते हैं कि क्या होता है, कर्म होता है, कर्म आवश्यक होता है। तो इस वाक्य में दोस्तों कर्म है ही नहीं, वह चतुर निकला विशेषण शब्द है। वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक मेन क्रिया जो होती है, ये मेन क्रिया है। मेन क्रिया से पहले एक क्रिया और होती है जिसमें क्या लगता है, कर या करके लगाया जाता है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया सही है। इसके बाद में देखिए, उसने आम खाया, तो सकर्मक क्रिया। क्या खाया, क्या और किसको का जवाब आना चाहिए सकर्मक क्रिया में, तो क्या, उसने क्या खाया कि आम खाया, सकर्मक क्रिया, ये भी सही है। मोर नाचता है, तो मोर नाचता है, क्या और किसको का आंसर नहीं आ सकता दोस्तों, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वह चतुर निकला, सकर्मक क्रिया नहीं है बल्कि कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। स की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तत्सम तद्भव का अशुद्ध रूप यानी गलत रूप बताना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, इक्षु ईख। देखिए दोस्तों, इक्षु और ईख एक ही बात है। इक्षु तत्सम है, ईख जो है तद्भव है। एला तत्सम है, इलायची तद्भव है। अज्ञानी को ही अनजाना कहा जाता है, तो अज्ञानी तत्सम है और अनजाना तद्भव है। तो दधी और दही वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, दही का मतलब तो होता है दही, दधी का मतलब होता है दही, और दूध का मतलब तत्सम जो है वो क्या हो जाएगा, दुग्ध। तो यहाँ पर या तो दही करके और आगे क्या करना है, हमें दधी के आगे क्या करना है, दही, या फिर दूध से पहले हमें क्या लगाना है, दुग्ध, तो तब सही होगा। तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन गलत है, ध्यान में रखिएगा। इक्षु ईख होता है, एला इलायची होती है, अज्ञानी अनजाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, तुरंग, घोटक, है और मतंग। तो यहाँ पर बताना है हमें दोस्तों कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तुरंग भी है, घोटक भी है और है भी है। मतंग इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, मतंग घोड़े का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, दाता का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए दोस्तों, दाता का जो है विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर त्राता, उदार, सूम और प्रज्ञ। तो देखिए, त्राता तारने वाला, उदार दयालु आदमी, प्रज्ञ बुद्धिमान। तो दाता का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सूम। दाता का विलोम शब्द क्या होता है, सूम। आगे देखते हैं हम, शुद्ध रूप बताइए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, चारों ही उज्ज्वल उज्ज्वल लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों अशुद्ध अशुद्धि जो शब्द हैं उनके बारे में हमें पता करना है यहाँ पर। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। डबल जे आधे आधे आते हैं दोस्तों, पूरे पूरे नहीं आते हैं। तो डबल जे जिसमें आधे हों दोनों ही, वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो प्रागैतिहासिक तो है, देखिए दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद में जो है इतिहास ऐतिहासिक, ठीक है। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अब इसका मतलब बताना है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, चीज़ कम हो मांगने वाले ज़्यादा हों के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी। चीज़ कम हो और मांगने वाले ज़्यादा हो। तो ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, ऊंची दुकान फीके पकवान, चोरी का माल मोरी में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि चीज़ कम है और मांगने वाले ज़्यादा हैं। तो देखिए, एक अनार है और 100 बीमार है। तो चीज़ अनार एक है और मांगने वाले बीमार कितने हैं, 100। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है।
सही प्रयोग बताना है दोस्तों। तो देखिए, जुडिशियस विधि सम्मत, अकाउंटेबिलिटी लेखा संबंधी, एपिसमेंट तुष्टीकरण और आर्बिट्रेसी उचित। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एपिसमेंट क्या होता है? तुष्टीकरण, जिसे जवाबदेही भी कहा जाता है दोस्तों। बाकी 3 ऑप्शन गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, गलत है दोस्तों। नौजवान युवकों, युवक नौजवान ही होते हैं दोस्तों, तो या तो युवकों आएगा या फिर आएगा नौजवानों को आगे आना चाहिए। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो इसके बाद और फिर 2 एक साथ नहीं आएंगे दोस्तों, या तो इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ। देश भर में यह बात फैल गई और यह कैसे संभव हो सकता है? तो हो सकता है और संभव एक ही बात होती है दोस्तों। तो या तो आएगा यह कैसे हो सकता है या यह कैसे संभव है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, देश भर में यह बात फैल गई। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है दोस्तों? परिपत्र, कार्यालयी टिप्पणी, कार्यालयी आदेश या अनुस्मारक। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 नंबर पे हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? कार्यालयी आदेश कहा जाता है। कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? कार्यालयी आदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 नंबर का प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली क्या होगी? अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित की संबोधन की शैली क्या होगी दोस्तों? सेवा में निदेशक, सेवा में श्री शर्मा जी, प्रिय योगेश जी या महामहिम राज्यपाल। हम जानते हैं कि अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष शैली चलती है दोस्तों, और यह जो है अपने अधीनस्थों को लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों सरकारी लैंग्वेज में नहीं होता है, बल्कि जो है आपसी सहयोग वाली भावना से काम होता है इसमें। तो क्या लगाया जाता है? प्रिय लगाया जाता है, ठीक है। प्रिय योगेश जी इस तरह से लिखा जाता है और अगले आदमी का नाम भी लिया जाता है। प्रिय श्री, प्रिय, इस तरह से लेकर के हम जो है शब्द को काम में लेते हैं। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो देखो, संबोधन होता है, दिनांक होती है, पत्रांक होता है, अभिवादन नहीं होता। किसी पत्र के आवश्यक घटकों में दोस्तों सरकारी पत्र की बात है, सरकारी पत्रों में जो है अभिवादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 18वें नंबर का प्रश्न है, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा सूचना या ज्ञापन। तो दोस्तों अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करते हैं, तो क्या होती है? वो विज्ञप्ति होती है, ठीक है। बाकी देखिए, अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, निविदा के अंदर सामान बेचने के लिए निकाली जाती, खरीदने के लिए, और इसके अलावा है ज्ञापन, ठीक है। तो हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञप्ति। अगला प्रश्न देखिए, कार्यालयी टिप्पणी का प्रयोग होता है। कार्यालयी टिप्पणी का प्रयोग किस में होता है? किसी कार्यालय के कर्मचारी पर टिप्पणी हेतु, स्थानांतरण की सूचना देने हेतु, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों और तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु, किसी कर्मचारी को चेतावनी देने हेतु। तो यहाँ पर हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों और तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। तो ये है कार्यालयी टिप्पणी। देखिए दोस्तों, ये किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों और तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु कार्यालयी टिप्पणी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है दोस्तों? 20 नंबर पर हम देखेंगे। तो देखिए, अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, सही है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है, सही है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है और अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर कौन सी बात गलत है वो बतानी है यहाँ पर। तो देखिए, हम अभी पहले वाले सवाल में हमने बात की थी कि अनुस्मारक गजट में नहीं दोस्तों, गजट के अंदर अधिसूचना प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर 3 जो है हमारे ये सही हैं। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है,
प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ दिया जाता है। दोस्तों, जब कोई अधिकारी किसी सूचना के ऊपर अमल नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो दूसरे दफ्तर के अधिकारी के द्वारा उसको अनुस्मारक मतलब याद करवाया जाता है कि हमने आपको पहले भी आपको पत्र लिखा था, उस पर आपने कार्यवाही नहीं की है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो डी नंबर ऑप्शन सही है हमारा। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ये गलत है। आगे देखिए दोस्तों, इंग्लिश के प्रश्न आ रहे हैं हमारे, तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं पहला प्रश्न। अब इंग्लिश में देखिए 21 नंबर का, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग। तो देखिए डिड सेकंड फॉर्म वैसे ही क्वेश्चन मार्क में लग गई है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म वाला जो है वर्ब आएगी, तो क्या हो जाएगा, कम, केम, हैड कम या हैड बीन कमिंग। तो पहला नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, कम। द ट्रेन इन 10 मिनट्स सो हरी, कि जल्दी कीजिए ट्रेन छूटने वाली है। तो देखिए हैज़ बीन लिविंग, लेफ्ट, वाज लिविंग, तो ये लेफ्ट और वाज लिविंग तो वैसे भी नहीं आएंगे। और यहाँ पर देखिए पास्ट जो है परफेक्ट की बात चल रही है यहाँ पर, परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, लिव्स। द ट्रेन लिव्स इन 10 मिनट सो हरी, कि छूटने वाली है 10 मिनट में, जल्दी कीजिए, इसलिए जल्दी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा यहाँ पर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। टेल हर टू वेट हेयर, टेल हर टू वेट हेयर। तो यहाँ पर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, शी मस्ट बी टोल्ड दैट वेट हेयर। अगला है लेट हर टू वेट हेयर। तीसरा है लेट हर बी टोल्ड ए वेट, टोल्ड टू वेट देयर, और लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर। तो दोस्तों पहली बात तो हेयर है, तो यहाँ पर तो देयर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम, टेल हर टू वेट हेयर। तो अब इसमें हमें ढूंढना है कौन सा होगा। देखिए, तो लेट का प्रयोग करते हुए लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ शी विल बुक ए सीट फॉर हर मदर इन द फर्स्ट रो इज। तो इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए सीट वाज बुकड, इसके बाद में हम देखें ए सीट फॉर हर मदर वाज बुकड। अगला है ए सीट फॉर हर मदर विल बी बुक बाय हर। और आगे देखते हैं ए सीट फॉर द मदर विल बी बुकड इन द फर्स्ट रो बाय हर। तो यहाँ पर हमारा चॉइस नंबर पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चॉइस नंबर पर कि ए सीट। तो देखिए ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आ जाएंगे हम, तो यहाँ पर है शी विल बुक ए सीट फॉर हर मदर इन द फर्स्ट रो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सीट पहले आएगा, ए सीट, ठीक है, फॉर हर मदर, ठीक है। उसके बाद में विल बी, विल के साथ में शैल के साथ में बी लगता है, ध्यान में रखिएगा। और जो है थर्ड फॉर्म हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बुक का, बुक कराने का है, तो दोस्तों बुक का क्या हो जाएगा, बुक्ड। फिर उसके बाद में इन द फर्स्ट रो बाय हर, ठीक है, शी आया है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, हर। तो ये हम इसका क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शी हैज़ नॉट गोल्ड। तो एनी, सम, नो, मैनी। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा, शी हैज़ नॉट एनी गोल्ड। अगला प्रश्न है टेक द बुक और द टेबल। तो ऑफ, इन, इनटू, आउट ऑफ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ऑफ। टेक द बुक ऑफ द टेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ही सेड दैट ही नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको दोस्तों। ये ऊपर वाला जो हमारे पास में है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसको हम चेंज करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ही सेड आई नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग। ही टोल्ड मी आई नीड नॉट
तो देखिए दोस्तों, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके अंदर टोल्ड कभी भी नहीं आता। टोल्ड कहाँ कैसे आता है, सेड आएगा। तो ये बी नंबर का ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उसने मुझसे कहा, ही नीड नॉट बी इन द ऑफिस। ठीक है, टिल 10 द मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, ही सेड यू आर नॉट नीडेड इन द ऑफिस फ्रॉम 10 इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ही एडवाइज स्टे अवे फ्रॉम द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग। तो ये हमारा जो है ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ही सेड आई नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट चॉइस इन चेंज ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, वर्नर सेड आई विल बी वेटिंग हेयर, आई विल बी वेटिंग हेयर। तो 28 नंबर पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। वार्नर सेड दैट ही वुड बी वेटिंग हेयर, वार्नर सेड दैट ही वुड बी वेटिंग हेयर, वार्नर वांटेड टू वेट देयर। अगला है वार्नर सेड दैट ही वुड नॉट वेट हेयर। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। वार्नर सेड दैट ही वुड, विल का क्या हो जाएगा दोस्तों, वुड हो जाएगा, और उसके बाद में बी लगा, बी यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा देंगे। ही वुड बी वेटिंग हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए जज शुड डील इक्वल जस्टिस टू ऑल। तो देखिए आउट, इन, विद और इन टू। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए जज शुड डील आउट इक्वल जस्टिस टू ऑल। तो 29 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरीवन नोज सुभाष बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात है। एवरीवन नोज सुभाष चंद्र बोस। चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव फ्रॉम फॉर द अबोव सेंटेंस। इनमें से हमें इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य को ढूंढना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, हु नोज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इज नोन टू एवरी वन। हु डज नॉट नो सुभाष बोस, नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, हु डज नॉट नो सुभाष बोस। दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इंटरोगेटिव हमें बनाना है, प्रश्नवाचक इसको बनाना है, तो एवरीवन की जगह हु लग जाएगा, और नोज में से इधर डिड या ये क्या नाम है, डज, डू या डज लगा करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हु डज नॉट नो सुभाष बोस। ठीक है, कि सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द टू बुक फाउंड यूजफुल। तो वर, हैज़, वाज और डिड। तो 31 नंबर पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज फाउंड यूजफुल। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज फाउंड यूजफुल। अगला 32 नंबर का प्रश्न देख, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। 32 नंबर पर देखिए, टुडे हॉटर देन डे अदर मंथ ऑफ द सीजन। टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। टुडे द हॉटेस्ट डे द सीजन। नो अदर डे हैज़ बीन सो हॉट एज नाउ। तो 32 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीज़न, कि आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। अगला प्रश्न देखिए, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, आर यू नॉट गोइंग टू पार्टी, कि क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर 33 नंबर पर, क्या तुम पार्टी में जा रही हो, क्या तुम पार्टी में जा रही हो, क्या तुम भी पार्टी में जा रही हो, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो।
तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रही हो। तो दोस्तों आर से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क पहले आ ही जाएगा, क्या लग जाएगा, तो ये डी नंबर का ऑप्शन तो पहले ही गलत हो चुका है। अब आगे देखिए, क्या तुम पार्टी में जा रही हो, तो जब यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्या तुम भी पार्टी में जा रही हो, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें नेगेटिव है। तो क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो, सी नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं गज़ट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है राज्यादेश, राजपत्र, राजआय या राजाज्ञा। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। गजट शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजपत्र के रूप में काम में लिया जाता है। गजट राजपत्र का दूसरा नाम है, इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देख, ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट। ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वॉज लेट, चेंज इनटू ए सिंपल सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिकॉज ही वॉज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। बीइंग लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। सिंस ही वॉज लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। सिंस लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। तो 35 नंबर पर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीइंग लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, तो ये हमने चेंज इनटू द सिंपल सेंटेंस, बीइंग लेट, ही मिस्ड द ट्रेन। अगले अब हमारे सामने जीके के सवाल आ रहे हैं दोस्तों, जनरल नॉलेज के, राजस्थान के जीके के सवाल है हमारे सामने। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है, चारागाह का, तिलहन का, कंटीले वन का या खाद्यान्न का। तो 36 नंबर पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बीड़ क्या होता है दोस्तों, चारागाह होता है जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। तो राजस्थान में बीड़ चारागाह का स्थानीय नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार स्थित है वह कौन सा पठार है दोस्तों, लसाड़िया का, गोगुंदा का, भोराट का या उड़ीसा का। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा भोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में फैला हुआ पठार कौन सा है, भोराट का पठार है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ी से, जाखम नदी छोटी सादड़ी से, बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से और रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियों से। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, सोम बिछामेड़ी की पहाड़ियों से एकदम सही है, जाखम छोटी सादड़ी से बिल्कुल सही है, बाणगंगा नदी दोस्तों जो है सेवर की पहाड़ियों से नहीं होती है, बल्कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अब बैराट कोटपुतली बैरोड में जा चुका है, पहले जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। और रूपारेल नदी देखिए उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। नदी का तो एक प्रश्न 100% जो है पड़ता ही है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, अफवाह तंत्र से सवाल कभी भी छूटता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम को पहचानिए। तो नदी, इसमें चंबल नदी पर देखो चार बांध बने हुए हैं दोस्तों, उनका हमें क्रम बताना है नदी प्रवाह की दृष्टि से। जिस तरह से नदी निकलती है और जहाँ पर वो एंड होती है, इस तरह से निकल करके बहते हुए एंड होते हुए इसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों। तो 39 नंबर पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है गांधी सागर बांध, उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध, फिर है जवाहर सागर बांध और उसके बाद में है कोटा बैराज। तो ये दोस्तों, ये गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा बाकी के ये तीनों बांध राजस्थान में है, ध्यान में रखिएगा, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ये राणा प्रताप सागर जो है चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों कहाँ पर है, कोटा में, और गांधी सागर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु है, मतलब मानसून के वापस लौट जाने का समय कौन सा होता है दोस्तों। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पर, अक्टूबर से मध्य दिसंबर, दिसंबर से फरवरी, मध्य जून से सितंबर और फरवरी से मध्य जून। तो 40 नंबर पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मानसून के लौटने की ऋतु है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ठीक है, मानसून अभी चल रहा है और जब इसके लौटने का टाइम आएगा तब अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में ये लौट जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, मृदा उर्वरता ह्रास। तो 41 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्या है रेंगती हुई मृत्यु, क्या है, मृदा उर्वरता ह्रास, यानी
मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसकी कमी हो जाना, उसका कम हो जाना क्या कहलाता है? रेंगती हुई मृत्यु। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला और शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो अलवर का जो है शुभंकर बाघ, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर और चूरू का काला हिरण। तो इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा गलत है। देखिए, अलवर का जो बाघ है ना दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, अलवर का बाघ नहीं है। तो देखिए कौन सा है? भरतपुर का सारस है, भीलवाड़ा का मोर है और चूरू का काला हिरण है। अगला प्रश्न देखिए हमारी स्क्रीन पर। जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? न्यूनतम बाल लिंगानुपात बताना है। झुंझुनू, दौसा, अलवर और भरतपुर। तो 43 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में यानी कि झुंझुनू में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो बाड़मेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। तो 44 नंबर पर हमारा प्रश्न सही हो जाएगा बी, कोटा। कोटा की सर्वाधिक साक्षरता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली थी? आमेर, बसवा, बांदीकुई या अलवर। तो बताइए दोस्तों 45 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, बांदीकुई। राजस्थान राज्य की पहली ट्रेन आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो बताइए फटाफट। 66.1, 63.6, 79.2 और 68.1। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 66.1। राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 60.41, 75.7, 52.12, 43.85। तो 47 नंबर प्रश्न पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 52.12। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो दोस्तों आप कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। बाकी जो तैयारी कर चुके हैं उनको सभी जो है प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हैं उन लोगों के, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आती रहूँगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? गंगानगर, बांसवाड़ा, जालोर और बाड़मेर। तो 48 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, जालोर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? जालोर। जालोर की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता सबसे कम है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बारां और बूंदी। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। तो महिला साक्षरता दर कहाँ की है? जालोर की सबसे कम है और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की है। तो अब आप ऑप्शन में मुझे बताइएगा दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ की है? दोनों ऑप्शन जो है सही ऑप्शन आप मुझे कमेंट्स में जो है बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता है, देखिए महिला साक्षरता हमने पढ़ी थी 52.1, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर बतानी है हमें, तो 75.7, 79.2, 72.9 और 78.9। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 79.2% है पुरुषों की साक्षरता, जबकि महिलाओं की हमने पढ़ी थी 52.1। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण महिलाओं की दोस्तों आजकल प्रश्नों का जो चलन है, जो चेंज हो चुका है दोस्तों, बहुत कठिन ही तरीके के और अंदर से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमें अच्छे तरीके से पूरी तरह से डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है ये पूछा गया है। तो देखिए 49.6, 52.1, 45.8 और 41.3। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 45.8%। जबकि टोटल महिला साक्षरता दर वो कितनी है हमारी 52.1।
इनके अंदर से ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? 45.8। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जालोर। तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या माउंट आबू में? तो बताएंगे दोस्तों फटाफट से। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? 53 नंबर पर आंसर देंगे ए। कहाँ पर है? जयपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अब अगला प्रश्न देखिए, आपदा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ये सवाल है आपके सामने। 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो 54 नंबर पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपदा कितने प्रकार की होती है। तो आपदा जो हमने बताया कि 2 प्रकार की, तो वो 2 प्रकार के नाम आप लोगों को बताने हैं। तो कमेंट्स करके आप मुझे अवश्य बताइएगा कि आपदा कितने प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986, 81, 80 और 47। तो 55 नंबर पर हमारा जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी और बीकानेर। तो भीमलाट विजय स्तंभ बताना है दोस्तों कहाँ पर है? बी ऑप्शन, भरतपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? कालिका माता का मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, समिधेश्वर मंदिर। तो एक सूर्य मंदिर बताना है। इनमें से चारों में से एक सूर्य मंदिर है मूलतः है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिका माता मंदिर। एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? तारागढ़। किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में या गागरोन में? तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 58 नंबर पर सी, नाहरगढ़ में। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए लोक देवता हैं और एक तरफ इनके मुख्य तीर्थ स्थल हैं। देखिए तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबू जी। इधर है पांचोटा, जालोर, परवत्सर नागौर, कोलू गांव, फलोदी और आसिंद भीलवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव, जालोर। तल्लीनाथ जी का तीर्थ स्थल है पांचोटा गांव, ये जालोर में। इसके बाद में देखिए तेजा जी। तेजा जी का धाम कहाँ पर है? परवत्सर नागौर में है। इसके अलावा देखिए दोस्तों तेजा जी का सुरसुरा रूपनगढ़ के पास में है। सुरसुरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी तेजा जी का जो है मुख्य स्थल है। अब देखिए देवनारायण जी का, तो देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में है और पाबू जी का है कोलू गांव, फलोदी में। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन में देखिए कौन सा है? पहले में पहला। तो देखिए ए में 1 और 2 में 2, ये इसमें आ रहा है डी नंबर ऑप्शन में। सी में 4 नंबर ऑप्शन और डी में 3 नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा 1, 2, 4, 3। तो तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव है, तेजा जी का परवत्सर नागौर, और अगर ये नहीं आए तो सुरसुरा आएगा, इसलिए हमें दोनों ही ध्यान में रखने हैं। और देवनारायण जी का है आसिंद भीलवाड़ा और पाबू जी का है कोलू गांव, फलोदी। नेक्स्ट प्रश्न देख 60 नंबर प्रश्न में सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रशैलियाँ हैं और उनके चित्रकारों के नाम हैं। तो 60 नंबर पर देखिए दोस्तों, किशनगढ़, बीकानेर, मेवाड़ और मारवाड़। इधर है साहिबदीन, निहाल चंद, अली राजा और शिवदास। तो हमें मिलान करना है कौन सी चित्रशैली का कौन सा चित्रकार है। तो हमारे देखिए यहाँ पर हम देखेंगे किशनगढ़। किशनगढ़ में कौन है दोस्तों? निहाल चंद। किशनगढ़ का कौन है? निहाल चंद। देखिए बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों, और इसको बनाया था मयूरध्वज निहाल चंद। वहाँ के राजा थे सावंत सिंह, उनकी प्रेमिका थी बनी ठनी, उनका इन्होंने चित्र बनवाया था। तो उसको बनाने वाले कौन थे? निहाल चंद। बीकानेर में देखिए अली राजा। बीकानेर का कौन है दोस्तों? अली राजा। और मेवाड़ का कौन है दोस्तों? साहिबदीन। मेवाड़ का कौन है? साहिबदीन। और मारवाड़ का कौन है? शिवदास। तो वापस से इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अली राजा, मेवाड़ का साहिबदीन और मारवाड़ का शिवदास। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है देखिए कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी,
मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य को खेलने की परंपरा कहाँ पर प्रचलित है? शाहजहां के समय से ही नाहर नृत्य खेलने की परंपरा है। मांडल, यहाँ पर दोस्तों सही से छपा हुआ नहीं है, देखिए क्या आएगा, चोमू, चाकसू और किशनगढ़। तो नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? मांडल भीलवाड़ा का। नाहर नृत्य कहाँ का है? मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी स्क्रीन 62 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। नौटंकी, एक तरफ तो देखिए जो है नाट्य हैं और एक तरफ इनके स्थान है। तो नौटंकी कहाँ पर खेली जाती है दोस्तों? तो ए नंबर पर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, धौलपुर और भरतपुर। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर और भरतपुर की। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? रम्मत बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? देखिए ए में 4, ए में 4 है। देखिए इसमें भी नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये 2 बचे, इनके अंदर है। तो अगला वाला ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, बी में 2। तो बी में 2 कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, इसमें नहीं है, बी में 3 आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ए में 4 सही है, बी में 2 सही है, सी में 3 तमाशा जयपुर का सही है, और तुर्रा कलंगी 4 में 1। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो नौटंकी धौलपुर भरतपुर की, रम्मत बीकानेर की, तमाशा जयपुर का और तुर्रा कलंगी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो यहाँ पर हमें बताना है सही कौन से हैं, चारों में से कौन कौन से सही है। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी, देखिए निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो ये इनमें से कौन से 2 ऑप्शन हमारे सही होंगे देखना। तो हमें देखना है कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है दोस्तों। तो अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, और निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो हमारा जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अगला, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और उदयपुर। ये हस्तकला से संबंधित आभूषणों वाले ऐसे प्रश्न आ गए हैं कला संस्कृति के दोस्तों। तो देखिए, तारकशी के आभूषण के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है, तारकशी के आभूषण नाथद्वारा। और दामना आभूषण स्त्रियों के किस शरीर पर पहना जाता है? कान, नाक, कमर और अंगुली। तो दामना कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? अंगुली में, ठीक है, अंगूठी को ही दामना कहा जाता है। तो तारकशी के आभूषण नाथ द्वारा और दामना अंगुली में पहना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देशी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओलंदी क्या होता है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहा जाता है? ओलंदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वंश भास्कर के लेखक या साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, राजस्थानी साहित्य से संबंधित। तो देखिए, सूर्यमल मिशन, श्यामलदास, पृथ्वीराज राठौड़ और दादू दयाल। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 67 पर ए। वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बूंदी के रहने वाले थे दोस्तों, बूंदी के राज्य कवि थे ये, ठीक है। इन्होंने एक जो है वीर सत्सई नामक जो है प्रसिद्ध रचना भी लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्थल पर राजस्थान में अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण खोजे गए हैं? तो अब तक सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर खोजे गए हैं दोस्तों? तो देखिए, बागोर, आहड़, डीडवाना और कालीबंगा। तो सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कृषि और पशुपालन दोनों हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो कहाँ पर है? बागोर की सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में। तो बागोर भीलवाड़ा से सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन,
देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ शासक है और एक तरफ इनका शासनकाल है। तो राव बीका डायरेक्ट हम देख लेते हैं, बड़ा प्रश्न है दोस्तों। तो 69 नंबर पर देखिए राव बीका का जो है शासनकाल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, देखिए राव बीका 1465 से 1504। इसके बाद में लूणकरण का हो जाएगा दोस्तों, लूणकरण का जो है 1505 से 1526। और उसके बाद में है राव जेतसी, तो राव जेतसी का हो जाएगा 1526 से 1541 तक, ठीक है। 41 और 42 भी मिलता है कहीं कहीं पर। और राव कल्याणमल का हो जाएगा दोस्तों 1541 से 1574, क्योंकि कल्याणमल दोस्तों राव जेतसी का ही पुत्र था। तो सबसे पहले ये क्या है, चारों राजा हैं बीकानेर के लगातार। तो सबसे पहले राव बीका है 1465 से 1504। उसके बाद में लूणकरण हुए, तो देखिए लूणकरण है ये है 1505 से 1526। उसके बाद में राव जेतसी शासक बनते हैं। तो राव जेतसी, तो देखिए इनके राव लूणकरण के बाद में राव जेतसी शासक बनते हैं 1526 से 1541 तक। और फिर इनकी मृत्यु के बाद में राव कल्याणमल शासक बनते हैं 1541 से 1574 तक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए में 2। तो ए में 2 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। अब इधर देखते हैं हम, ए में 2 और बी में 4। बी में 4 देखिए इसमें सी नंबर में हो रहा है, तो दोस्तों बी में 4, ए में 2, सी में 1 और डी में 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? अंग्रेजों ने अमीर खां पिंडारी को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? 70 नंबर पर हम देख लेंगे 1817 में अमीर खां पिंडारी को टोंक के नवाब की मान्यता दी थी 1817 में। इसके बाद में 71 नंबर पर देखिए देश हितैषणी सभा कहाँ पर स्थापित हुई थी? देश हितैषणी सभा कहाँ पर स्थापित हुई थी दोस्तों? सिरोही, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो 71 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उदयपुर। देश हितैषणी सभा इम्पोर्टेंट है, इस तरह के जो संगठन वगैरह जो भी आते हैं दोस्तों, इनमें से कई बार एक न एक दो प्रश्न तो पढ़ते ही हैं। तो देश हितैषणी सभा कहाँ पर? उदयपुर में स्थापित हुई थी। अगले प्रश्न है हमारे सामने, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। संप सभा किसने स्थापित की थी? गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत या भोगीलाल पांड्या। संप सभा की स्थापना 1883 में दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोविंद गिरी ने की थी। 1883 में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रजामंडल से संबंधित है और उनके एक तरफ संस्थापक है। तो देखिए करौली प्रजामंडल। अब इनमें क्या बताना है दोस्तों? गलत युग्म की पहचान करनी है। तो इनमें से एक न एक ऑप्शन जो है गलत है। 73 नंबर पर हम देख लेंगे करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, बीकानेर का पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए करौली का कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। कौन हो जाएगा दोस्तों? त्रिलोक चंद माथुर हो जाएगा। और देखते हैं आगे हम, अगला है प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न नहीं ऑप्शन है, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और इसके बाद में हम देख लेते हैं झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर गलत ऑप्शन चूज करना है हमें, बी बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। बाकी 3 हमारे सामने हैं, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है दोस्तों। तो बताइए फटाफट से किसने करी थी जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? जल्दी से आंसर देंगे आप, फटाफट से कमेंट्स करके आप मुझे क्लियर कीजिए अभी ही। तो बताइए फटाफट से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पर। बताइए फटाफट कौन होगा? बताइए दोस्तों फटाफट से, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी है
1936 में मघाराम वैद्य ने। किसने की है दोस्तों? मघाराम वैद्य ने की थी। इसके अलावा हमारे सारे ऑप्शन सही है हमारी स्क्रीन पर। अगला राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? किसकी सिफारिश की गई थी जब सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था? भारतीय संविधान, पी सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग। तो देखिए राज्य का पुनर्गठन हो रहा था तो उस समय तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए है 75 नंबर पर। एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ संपादक है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता करना है किसका कौन सा है संस्थापक। तो देखिए राजस्थान पत्रिका समर्थदान, राजस्थान समाचार राम प्रताप शर्मा, सर्वहित जयनारायण व्यास और आगी बाण बख्शी लक्ष्मण सिंह। तो 75 नंबर पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमें मिलान करना है। तो देखिए राजस्थान पत्रिका के कौन है? बख्शी लक्ष्मण शर्मा, बख्शी लक्ष्मण शर्मा। इसके बाद में बी नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर पर हो जाएगा एक समर्थ दान, समाचार राजस्थान समाचार पत्र समर्थ दान। सर्वहित, सर्वहित के हो जाएंगे राम प्रताप शर्मा, सर्वहित के हो जाएंगे राम प्रताप शर्मा और आगे बाण है जयनारायण व्यास। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही बैठता है दोस्तों? ए में 4। तो ए में 4 तो बी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं समाचार राजस्थान समाचार, ए नंबर ऑप्शन। तो एक, बी में एक देख लेते हैं हम। बी में एक कहाँ पर है? तो ए नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर बी में 2 है। तो अब बी और सी में से एक हो सकता है दोस्तों। तो तीसरे ऑप्शन पे चलेंगे। सी में कौन सा है? 2। तो सी में अब 2 देखते हैं। यहाँ पर सी में 4 है और यहाँ पर सी में 2 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह और वर्ष में कौन से माह में और कौन से वर्ष में विलय हुआ था? तो वो हमें बताना है। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब जो है विलय किया गया था? तो नवंबर 1948, नवंबर 1947, फरवरी 1948, फरवरी 1949। तो 76 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नवंबर 1948 में जो है हैदराबाद रियासत का विलय हुआ था भारतीय संघ में। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2, भाग 4, भाग 5 और भाग 3। तो 77 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या राज्य के नीति निदेशक तत्व। 78 नंबर पर बताना है कि किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया गया है? तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इनमें दोस्तों हमारे जन कल्याणकारी भारत को राज्य जो है जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में विस्तृत चर्चा की गई है भारत के बारे में। तो अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? 360, 362, 356 और 256। तो 79 पर क्या हो जाएगा? 356। ठीक है, 352 यहाँ पर दिया नहीं है। देखो 3 अनुच्छेद है दोस्तों, 352, 356 और 360। ठीक है, जहाँ पर बाह्य आक्रमण वगैरह से संबंधित होता है वो 352 है, राष्ट्रपति शासन 356 है और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने जो है ए के गोपालन, केशवानंद भारती, SR बोम्मई और गोलकनाथ। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से विवाद के अंदर ये सामने आई थी मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम भारतीय संघ, ये जो है विवाद हुआ था और इसके ऊपर न्यायपालिका ने निर्णय दिया था मूल संरचना के सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है? तो महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, RPSC के सदस्य,
तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो बताइए दोस्तों, तो मतलब राज्यपाल के द्वारा नियुक्त तो किए जाते हैं लेकिन हटाए नहीं जा सकते हैं। तो 81 नंबर पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीएससी के सदस्य, इनको नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन इनको राज्यपाल के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त और आरपीएससी के सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या बरकतुल्ला खान। तो तुरंत बाद की बात चल रही है तो हीरालाल शास्त्री, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बताना है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश देखिए, के वर्मा, डीएस दवे, सरजू प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, के वर्मा, कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये के वर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये आप कमेंट्स करके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो करंट से संबंधित प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए कौन से बनाया गया था। तो देखिए 84 नंबर पर बताना है हमें, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2004, 5, 7 और 8। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 84 नंबर पर बताना है, जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया गया। तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2005 के तहत आपदा प्रबंधन का अधिकारी बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो 85 नंबर पर बताना है हमें, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ये साइंस के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने, जीके के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब देखिए विज्ञान का पहला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा यौगिक अम्ल वर्षा के का मुख्य कारण बनता है। तो 86 नंबर पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। 86 नंबर पर आपको बताना है, तो बी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाती है। कौन सी धातु जो है शरीर के तापमान के अनुसार पिघल जाती है, पारा, गैलियम, लोहा या सीसा। 87 नंबर पर आंसर देंगे दोस्तों, कौन सी धातु जो है शरीर के तापमान पर पिघल जाती है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गैलियम। ठीक है, गैलियम क्या है, शरीर के तापमान के अनुसार पिघल जाती है। वह बिंदु जिस पर परावर्तित किरणें एकत्रित होती है या प्रतीत होती है, केंद्र, फोकस, ध्रुव और कोण। तो वह बिंदु जिस पर परावर्तित किरणें एकत्र होती है कौन सा होता है, ऑप्शन 88 नंबर पर बताना है दोस्तों, बी फोकस। तो फोकस वह बिंदु है जिस पर परावर्तित किरणें एकत्रित होती है। जीवन की इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका, डीएनए, जीन और गुणसूत्र। 89 नंबर पर हमें बताना है जीवन की इकाई किसे कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका को। जीवन की इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। नाड़ी की सामान्य दर यानी पल्स रेट कितनी होती है। नाड़ी की, हमारी जो नाड़ी चलती है उसकी जो रेट बतानी है हमें। तो देखिए कितनी बार, कितने मिनट में कितनी बार वो धड़कती है। तो देखिए नाड़ी की सामान्य दर बतानी है, 50 से 60 बार प्रति मिनट, 70 से 80 बार, 90 से 100 बार और 30 से 40 बार प्रति मिनट। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, 70 से 80 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 70 से 80 बार नाड़ी हमारी चलती है। इसकी सामान्य दर क्या है, 70 से 80। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने, 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई, ये दोस्तों करंट जीके से संबंधित आपके प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। तो 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई पीएम विद्या
लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 91 नंबर पर सी। देखिए, उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय प्रोत्साहन। तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? अक्टूबर 2024 में बतानी है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है नई? तो 92 नंबर पर हमारा देखिए, रेखा शर्मा, विजया किशोर राहटकर, स्मृति ईरानी और किरण बंसल। तो 92 नंबर पर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहटकर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की जल संचय और जन भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचय और जन भागीदारी योजना का मुख्य उद्देश्य है नदियों को आपस में जोड़ना, जल संरक्षण और पुनर्भरण, गांवों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना और जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाना। तो 93 नंबर पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल संरक्षण एवं पुनर्भरण। तो केंद्र सरकार की योजना है जल संचय और जन भागीदारी योजना। इसका उद्देश्य है जल संरक्षण एवं पुनर्भरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन 31 अक्टूबर किस उद्देश्य से किया गया था? 31 अक्टूबर 2024 को दोस्तों रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? खेलों को बढ़ावा देना, युवा जागरूकता के लिए, राष्ट्रीय एकता मनाने के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए? 94 नंबर पर बताना है हमें, रन फॉर यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एकता। तो एकता को बढ़ावा देने के लिए, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन 31 अक्टूबर 2024 को किया गया था। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के उद्देश्य से। ठीक है। अगला है, श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य, देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? दुग्ध से संबंधित है, हमें पता है ये। तो देखिए इसके जो है जनक है वो हमें बताना है। तो कमेंट्स करके आप बताएंगे कि श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य तो मैं बता रही हूँ, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है। ठीक है। एक है हरित क्रांति दोस्तों, तो हरित क्रांति के भी जनक, ये जो जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेन तो देखिए श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, इनके जनक का भी पूछा जाता है। बाकी क्रांतियाँ किस किस चीज़ से, खाद्य पदार्थ से संबंधित है वो हमें बतानी होती है। तो श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशुधन संरक्षण, सहकारी दुग्ध उत्पादकों का सशक्तिकरण या उपरोक्त सभी। तो 95 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशुधन संरक्षण और सहकारी दुग्ध उत्पादकों का सशक्तिकरण, श्वेत क्रांति 2.0। अगला प्रश्न है हमारा, पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन। देखिए दोस्तों, पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन 26 से 28 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? 26 से 28 मार्च 2025 को पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन अलवर, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर। 96 नंबर पर हमें आंसर देना है। पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन 26 से 28 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया, पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन। पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के सही विकल्प दिखाने के लिए कौन सा नया केंद्र खोला जाएगा? काउंसलिंग सेंटर, स्किल ट्रेनिंग सेंटर, करियर गाइडेंस सेंटर, युवा उद्यमिता केंद्र। तो 97 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कैरियर गाइडेंस सेंटर। पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के सही विकल्प दिखाने के लिए करियर गाइडेंस सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनके खेल का सही मिलान करना है। तो दोस्तों इधर है शुभम गोरा, महक शर्मा, इधर है शूटिंग, अनंतजीत नरूका वुशु, रजत चौहान भारोत्तोलन और हरचरण सिंह तीरंदाजी। तो इनका हमें मिलान करना है कि ये सामने लिखे हुए हैं जो सही है या नहीं। तो 98 नंबर पर देखिए ए जो है, इसमें देखना है हमें 1 नंबर पर शुभम गोरा और महक शर्मा किससे संबंधित है दोस्तों? वुशु से संबंधित है। किससे संबंधित है? वुशु से। अनंतजीत नरूका किससे संबंधित है दोस्तों? शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से। अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग से संबंधित है। रजत चौहान तीरंदाजी से संबंधित है और हरचरण सिंह भारोत्तोलन से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं हम, शुभम गोरा, महक शर्मा वुशु से, अनंतजीत
अनंतजीत नरूका शूटिंग से, रजत चौहान तीरंदाजी से और हरचरण सिंह भारोत्तोलन से। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए में बी। ए में बी देखिए इन दोनों में नहीं है तो ये तो दोनों कट गए हैं। इन दोनों में से देखिए एक में बी, अब दो में देखिए ए, दो में ए, दोनों में चल रहा है दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे रजत चौहान डी, डी 3 के अंदर डी देखना है। तो देखिए इसमें तो सी है तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों और ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो एक में बी, दो में ए, 3 में डी और 4 में सी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के विषय में असत्य कथन है, मतलब गलत बताना है। 3 तो सही है और 1 गलत होगा, तो हमें वो देखना है कौन सा हो जाएगा। राज्य स्तरीय अथॉरिटी का अध्यक्ष सचिव उच्च शिक्षा विभाग होंगे। संस्थान में 50 से अधिक छात्र होने पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना राशि 5 लाख रुपए होगी। तो 99 नंबर पर हमें बताना है राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के विषय में असत्य कथन बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना 5 लाख रुपए राशि होगी। बाकी 3 ऑप्शन सही है हमारा। राज्य स्तरीय अथॉरिटी का अध्यक्ष सचिव उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। संस्थान में 50 से अधिक अध्यक्ष ये छात्र होने पर पंजीकरण अनिवार्य होगा और प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि क्या है? हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी? तो देखिए 5,000, 7,500, 10,000 और 11,000। तो यहाँ पर 100 नंबर पर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला अब देखिए कंप्यूटर के जो है प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने दोस्तों, तो कंप्यूटर का भी हम देख लेते हैं। पावर पॉइंट में वीडियो जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? पावर पॉइंट में वीडियो जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? इंसर्ट, फिर मीडिया वीडियो, डिज़ाइन वीडियो, रिव्यू इंसर्ट, व्यू स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इंसर्ट, मीडिया, वीडियो। पावर पॉइंट में वीडियो जोड़ने का विकल्प होता है इंसर्ट, फिर मीडिया और फिर वीडियो में। इसके बाद में देख लेते हैं हम अगला। ब्राउज़र में जानकारी रखने की सुविधा क्या होती है? ब्राउज़र में जानकारी रखने की सुविधा है कैशे, स्पैम, ट्रेस या मेलवेयर। तो यहाँ पर 102 नंबर पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैशे। ब्राउज़र में जानकारी रखने की सुविधा क्या कहलाती है? कैशे कहलाती है। स्पैम मेल क्या होता है? स्पैम मेल क्या होती है? महत्वपूर्ण ईमेल, सरकारी ईमेल, अनचाही और अवांछित ईमेल, एन्क्रिप्टेड ईमेल। तो 103 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अनचाही और अवांछित ईमेल को स्पैम मेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। CTRL प्लस ALT प्लस DEL दबाने से कौन सी स्क्रीन खुलती है? ये क्या होती है दोस्तों? की होती है ये। तो देखिए टास्क मैनेजर, BIOS, डिस्क मैनेजमेंट या फाइल एक्सप्लोरर। तो आगे हमारा ऑप्शन 104 नंबर पर देखिए ए नंबर सही हो जाएगा, टास्क मैनेजर। ठीक है। CTRL प्लस ALT प्लस DEL दबाने से कौन सी स्क्रीन खुलती है? टास्क मैनेजर वाली स्क्रीन खुलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है CD प्लस रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वोलेटाइल यानी वाष्पशील, अस्थायी, रोम या रैम। तो CD और रोम किस प्रकार की मेमोरी है? 105 नंबर पर तो देखिए रोम कैसी मेमोरी है? रोम मेमोरी है। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर पर। अब गणित के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों हमारे सामने। तो 106 नंबर पर देखिए, एक पुस्तक विक्रेता के पास कुछ पुस्तकें थी, उसने 25% पुस्तकें बेच दी और उसके पास 600 पुस्तकें शेष है। उसके पास वास्तव में कितनी पुस्तकें थी? तो दोस्तों इन सवालों को आप वीडियो रोक करके रफ कॉपी में करें और उसके बाद में अपने आंसर पर टिक लगाएं। तो 106 नंबर पर देखिए, ये मॉडल पेपर चल रहा है तो इसमें सवाल समझाने पॉसिबल नहीं होंगे, इतने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए
106 नंबर पर सी 800 कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितनी पुस्तकें। एक पुस्तक विक्रेता के पास कुछ पुस्तकें थी, उसने 25% पुस्तकें बेच दी, उसके पास 600 पुस्तकें शेष है, उसके पास वास्तव में कितनी पुस्तकें थी। तो कितनी पुस्तकें थी दोस्तों, 800 पुस्तकें थी। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार का डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुए, वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या कितना ऑप्शन हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं यहाँ पर। 107 नंबर पर देखिए ए 32 जो है लाख 16 मत जो है उसको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए यहाँ पर विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3,20,016 मत, ठीक है, 3,20,016 मत उसको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देख ले हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 14 गुनी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा। 108 नंबर पर ए 11 सही, 5/9 वर्ष में 14 गुनी हो जाएगी। कोई राशि जो है साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, तो 14 गुनी कब हो जाएगी, 11 सही 5/9 वर्ष में हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ लगाता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो एक धावक 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ लगाता है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर ऑप्शन, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह दौड़ लगाता है। 3 चरवाहे ए बी सी मिलकर एक चारागाह रुपये 2,660 में किराए पर लेते हैं। यदि ए अपनी 18 गायें 4 महीने, बी अपनी 16 गायें 6 महीने और सी अपनी 14 गायें 7 महीने में चराता है, तो सी को कितना किराया देना होगा, 980, 940, 960 या 920। तो 110 नंबर पर हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 980। तो सी को 980 रुपये किराए के देने पड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 111 नंबर पर एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय भी 10% का धोखा करता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए, उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बी 21% का लाभ उसको होगा। एक बेईमान है जिसने खरीदते समय बेचते समय दोनों समय 10% का धोखा किया है, तो उसको कितना लाभ होगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 21% का लाभ होगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा करके यहाँ पर हमें जो है आंसर निकालना है, तो 112 नंबर पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 सही 1/3% लाभ का प्रतिशत हमें हो जाएगा। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत होगा 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देख, यदि 80 गायें घास के 30 गट्ठरों को 9 दिन में खा लेती है, तो 120 गायें घास के 150 गट्ठरों को कितने दिनों में खा लेंगी। तो बताइए आंसर यहाँ पर 113 नंबर पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 दिन, 28 दिन, 30 दिन या 36 दिन। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 30 दिन में वो खा लेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 114 नंबर का प्रश्न देखिए, यदि 7 मकड़ियाँ 7 जाले 7 दिनों में बुनती है, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बुनेगी, 1 दिन, 7 दिन, 49 दिन या 3.5 दिन। तो देखिए एक मकड़ी 7 मकड़ियाँ 7 जाले बना रही है 7 दिन में, तो एक मकड़ी एक जाल 7 दिनों में ही बनाएगी। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 7 दिन में एक मकड़ी एक जाल 7 दिन में बनाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ₹5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर पर चक्रवर्ती ब्याज बताना है दोस्तों, जबकि ब्याज कितना होगा, वार्षिक देय होगा।
तो 304 रुपये, 256 रुपये, 312 रुपये या 316 रुपये। 115 नंबर पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 304 रुपये। तो 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 304 रुपये हो जाएगा। एक थैली में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपये हैं तो थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। एकदम सरल सवाल है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन सवाल से सॉल्व करके आप इसका ऑप्शन लगाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ। 116 नंबर पर सी कौन सा हो जाएगा? सी, 24। तो 5 रुपये के सिक्के 24 सिक्के हैं उस थैली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक एयर कंडीशनर और टेलीविज़न के मूल्यों में 7:9 का अनुपात है। यदि टेलीविज़न का मूल्य एयर कंडीशन के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक है तो टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा? टेलीविज़न का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 27,000, 36,000, 45,000 या 54,000। तो 117 नंबर पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36,000 रुपये। तो टेलीविज़न का मूल्य होगा 36,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकेगी? बहुत ही सरल सवाल है आपके सामने दोस्तों। तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 7, जिसमें 7 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकेगी। तो 867, 857, 425 और 431। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 118 नंबर पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 425। 425 में 7 जोड़ देने पर 24, 32, 36, 54 सभी से वो विभाजित हो सकेगी। अगला प्रश्न है। 12 आदमियों में से 11 आदमियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें आदमी का वजन कितना होगा? 130, 131, 132 और 134। तो 119 नंबर पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 131 किलोग्राम। ठीक है, तो 12 आदमियों में जो 12वां आदमी है वह अन्य आदमियों से 33 किलोग्राम अधिक है उसका वजन औसत, तो उसका वजन हो जाएगा 131 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारी स्क्रीन पर हमारे आज के मॉडल पेपर नंबर 2 का अंतिम सवाल है दोस्तों। रामू के मासिक घरेलू खर्चों का विवरण प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नांकित है। यदि 55,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है वह, तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी है? तो रामू के जो घरेलू खर्चे हैं महीने के, उनका प्रतिशत इन खंडों में दिया हुआ है, देखिए। और वह यदि 55,000 रुपये महीने के प्राप्त करता है तो इनके अंदर प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी होगी? तो देखिए, सेविंग्स है 18%, पेट्रोल है 9%, EMI है 46% और ग्रोसरी पर है 27%। ये अलग अलग पर ये खर्च करता है। तो उसके द्वारा जो प्रत्येक माह EMI खर्च की जा रही है, कि EMI दी जा रही है, वह कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए टोटल है 55,000 और यहाँ पर उसको दिया हुआ है 46%। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 25,300, 26,300, 24,000 या 25,000। तो 120 नंबर पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 25,300 रुपये की EMI वह हर महीने भरता है। तो दोस्तों ये 120 प्रश्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने अलग अलग आपको करवाए हैं। इंग्लिश के, कंप्यूटर के, गणित के, हिंदी के, GK के, साइंस के। तो ये सवाल आपको कैसे लगे और कितने कितने आपके सही हो रहे हैं, इनका भी मूल्यांकन करें। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि परीक्षा तक आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूं ताकि आपकी सफलता और आपका मूल्यांकन हो सके, आपको सफलता मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से नए नए वीडियो में लेकर आती रहूँगी। और फिर वापस यही कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा। और बीच में जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनके भी आंसर दें आप ज़रूर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।